फ्रेंड्स वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके 12th बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अति में, लघु में या फिर दीर्घ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में जो जैव प्रौद्योगिकी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वो किस प्रकार उपयोगी है, तो इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। कृषि के क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अंतरजातीय जीन निवेशन संभव है। अंतरजातीय जीन निवेशन संभव है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के आरआई प्लाज्मिड का प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड सेल में जीन ट्रांसफर के लिए प्रयोग किया जाता है। विजातीय जीन वाले पौधे के ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। विजातीय जीन वाले पौधे को ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। 1992 के अंत तक 50 से भी अधिक ट्रांसजेनिक पौधों की जातियों का विकास हो चुका था। ट्रांसजेनिक पौधों में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। ट्रांसजेनिक पौधे का अर्थ ये होता है कि जैसे ये कोई पौधा है तो इस पौधे में क्या है, किसी दूसरे पौधे के जीन का निवेश कराना या निवेशन कराना, किसी दूसरे जीव को जीन का निवेश कराना। निवेश के बाद जो पौधा बनेगा, जो उसकी प्रजाति बनेगी, वो कहलाएगी ट्रांसजेनिक पौधा। और उसमें ऐसे लक्षण विकसित होंगे। कौन कौन से लक्षण विकसित होंगे, कौन कौन से लक्षण होते हैं ट्रांसजेनिक पौधे में, वो हम देख लेते हैं। जो ट्रांसजेनिक पौधा होता है, प्रतिरोधी जातियों का विकास। पहला लक्षण क्या होता है उसमें, प्रतिरोधी जातियों का विकास। ऐसी नई पादप प्रजातियों का विकास किया जा सकता है जिनमें रोग उत्पादक यानी वायरसेस व फंजाई के इन्फेक्शन से बचने की क्षमता होती है, अथवा मिट्टी की लवणता, सूखा, कोहरा आदि को सहने की क्षमता हो, अथवा कीटों का कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि ट्रांसजेनिक पौधे ऐसे पौधे होते हैं, उनमें ऐसे लक्षण होते हैं, प्रतिरोधी जातियों का विकास हो जाता है ट्रांसजेनिक पौधों के द्वारा, जिससे कि कोई पौधा होगा उस पर जो कारक होगा, जो उसको रोग पहुंचा रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो जो पौधा होगा ट्रांसजेनिक पौधा, वो अधिक कोहरा, अधिक धूप, अधिक सर्दी यानी विपरीत परिस्थितियों को क्या है, वो सह सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला लक्षण इसमें होना चाहिए कि पादप प्रजातियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना। यानी पादप प्रजातियाँ होती हैं, उनकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है किसकी, ट्रांसजेनिक पौधों में। उत्पादन क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं ट्रांसजेनिक पौधे विकसित करके। उत्पादन क्षमता क्या होती है, फसल उत्पादन की क्षमता। जैसा कि जीन का प्रवेश कराकर ऐसी पादप जातियों को विकसित किया जा सकता है जिनमें वृद्धि हार्मोन्स, ऑक्सीन्स तथा साइटोकाइनिन्स, यहाँ से अति या फिर विकल्प पे ध्यान देंगे। वृद्धि हार्मोन्स होते हैं पौधों में, ऑक्सीन्स तथा साइटोकाइनिन्स की दर को बढ़ाया जा सकता है। इससे फसलों की पैदावार बढ़ सकती है। पौधे पर फलों व बीजों की संख्या व आकार में वृद्धि की जा सकती है। यानी कि जो पौधा है, कोई पौधा है तो क्या होगा कि ये जो पौधा है, इस पौधे पर जो फलों की या बीजों की संख्या है, उस संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है, और बीज का आकार उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से क्या होगा, फसल हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, और इससे क्या होगा, फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी। तो किसके द्वारा, ट्रांसजेनिक पौधे विकसित करने वाले ट्रांसजेनिक पौधों में क्या है, ऐसे लक्षण विकसित किए जा सकते हैं जिनसे हमें कम बीज वाले पौधों पर अधिक बीज व संख्या में अधिक व आकार में बड़े बीज प्राप्त हो सकते हैं, फल प्राप्त हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अगला लक्षण है पादपों में नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता का विकास करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ होता है कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसका उपयोग करना पोषण के लिए। तो इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। जैसा कि ये एक पौधा है, और ये पौधा है दलहनी मतलब दाल वाले जो पौधे होते हैं, जैसे उड़द, सरसों, या हम कह सकते हैं कि चने का पौधा। उनमें क्या आता है, उनकी जड़ ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको राइजोबियम कहते हैं। वो राइजोबियम क्या करता है, आपको पता होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, लेकिन इस 78% नाइट्रोजन का पौधे डायरेक्ट पोषण के लिए उपयोग नहीं कर पाते हैं इतना अधिक। तो इनको ज़रूरत होती है इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करने की। तो जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, इसको परिवर्तित कर देता है NO2, NO3 या फिर NO में। इसके बाद इन यौगिकों से क्या होता है, जो पौधे होते हैं अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, या फिर पोषण के लिए कर सकते हैं पौधे। कब, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी राइजोबियम को एंटर करा दिया जाए ऐसे पौधों में जो दलहनी पौधे नहीं हैं। अदर फसलें में दालें वाले पौधों में तो ये पाया जाता है, लेकिन अदर पौधों में नहीं होता है। वहाँ पे हमें अलग से यूरिया देने की अलग से
उर्वरक देने की आवश्यकता होती है, तो उसको कम किया जा सकता है। देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा राइजोबियम नामक बैक्टीरिया में पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन के जीन को फली रहित का अर्थ होता है जिन पर फली नहीं आती, हम कह सकते हैं वो दलहनी पौधे नहीं होते हैं, अनाज वाली फसलों में एंटर कराकर या प्रवेश कराकर अनाज वाली फसलों में प्रवेश कराया जा सकता है, जिससे पर्यावरण की नाइट्रोजन का उपयोग करके फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उन पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। तो राइजोबियम फली रहित मतलब जो ऐसे पौधे जो दलहनी नहीं है, तो उनमें क्या है, राइजोबियम का जीन प्रविष्ट कराया जा सकता है। उसके बाद उसको उन पौधों में भी क्या होगा, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका उपयोग होने लगेगा पोषण के लिए, और हमें अलग से उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होगी, फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय